दिल ना लगई है फेरू जनियई है, अब जा 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 जान भुला जाई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम चलते हैं 10th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिया है। आज हम चौथे क्वेश्चन को बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया है HCF 306 और 657 का HCF जो है वह 9 है, इतना दिया है, ठीक है ना। LCM हमको 306 और 657 ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे जिसमें जिन संख्याओं का LCM ज्ञात करना हो उन्हीं संख्याओं का HCF दिया हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2, N1 इंटू N2। यहाँ पर N1 और N2 है क्या? जहाँ पर N1 और N2 संख्याएं हैं। क्या हैं? संख्याएं, क्योंकि 2 संख्या दिया है तो 2 संख्याएं होंगी। ये दोनों संख्याएं हैं। देखिए ये हमारा N1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है? LCM। तो LCM फाइंड करना है तो LCM को हम यहीं पर छोड़ते हैं, इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे हम N1 इंटू N2 अपॉन में HCF। ठीक है। इस फार्मूले में LCM, HCF, N1 और N2 चारों चीज़ें हैं। हमको LCM फाइंड करना है। HCF भी दिया है और N1 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों हमको पता है। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम पहले यहाँ पे रख देते हैं। तो LCM बराबर हो जाता है N1 कितना है? 306 मल्टीप्लाई का साइन, N2 कितना है? 657। इसके बटे में क्या है? HCF। क्या है? HCF। HCF किसका है? 306 और 657 का। 306 और 657 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए एक लाइन और चलते हैं। 306 मल्टीप्लाई 657। अब 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। 9 दिया है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने पे आएगा क्या? ध्यान दीजिए। 9 तिया 27, यहाँ बचेगा 3 और 6 36, 9 चौक 36 हो गया हमारा 657 गुणे में 34। 657 में 34 का गुणा कर देंगे। वही हमको LCM किसकी निकालनी है? 306 और 657 का LCM हमको मिल जाएगा गुणा करने के बाद। चलिए 657 में हम 34 का गुणा करते हैं। 4 सते 28, हासिल आया 2, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल आया 2, 4 छके 24, 24 2 26, 3 सते 21, कैरी 2 मतलब हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, 1 3 छक 18 और 1 19। इसको जोड़ लीजिए। 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, यानी कि हो जाएगा 22,338। इसका क्या हो जाएगा? LCM। किसका? 306 और 657 का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले तो जो 6 घाते n है उसका हम क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणन प्राप्त कर लेते हैं। तो 6 घाते n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसको देखिए क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, इसके पावर क्या आ रहा है? n आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि संख्या का जो अंक है, जैसे क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। शून्य पर समाप्त होने की जो कंडीशन होती है वह हमारी होती है, देखिए 2 गुणे 3 घात n आ गया। जबकि क्या लिखेंगे? जबकि कोई प्राकृत संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है
शून्य पर समाप्त होती है तो जो उसका अभाज्य गुणनखंड होता है उसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से होने चाहिए? 2 गुणे 5 की घात में n, यानी कि उसका जो एक अभाज्य संख्या होगी वो 5 की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 तो है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 5। गुणनखंड 2 गुणे 5 घात n होना चाहिए, ठीक है ना? इतना होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें है? इसमें देखिए, इसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका जो एक अंक है वो 3 है, इसका एक अंक कितना होना चाहिए था? 5 है नहीं। इसका मतलब यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी संख्याएं अभाज्य आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना? सारी संख्याएं अभाज्य दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे 4 और 6 तो भाज्य होगा, ठीक है ना? क्योंकि 2, 4 और 1 इसका गुणनखंड होता है। देखिए, भाज्य और अभाज्य में सबसे पहले आप अंतर समझ लीजिए। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे हम एक संख्या 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर 2 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 1 गुणे 2 और 3 का भी जो गुणनखंड होगा वह होगा 1 गुणे 3। यानी यहाँ पर जो हमारा कॉमन संख्या है, कॉमन जो इसका गुणनखंड है वह 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं, अभाज्य संख्याएँ वे सभी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ होती हैं जिनका गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके पास केवल जो संख्या खुद से और 1 से कटे, जो संख्या खुद से और 1 से कटी वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं में थोड़ा सा अंतर है, वह अपने से भी कटती है, 1 से भी कटती है और कम से कम एक संख्या और से कटती है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 4 लिख लें और 6 लिख लें, 4 का गुणन 4 किससे कटेगा? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी होगा, ठीक है ना? यहाँ पे 3 इसके विभाज्य संख्याएं मिल गई जिससे विभाजित होता है। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका मतलब जिसके पास 2 से ज़्यादा विभाजित करने वाली संख्याएं हों वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, अब इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं क्यों ये संख्याएं भाज्य हैं। चलिए, पहले वाले को मान लीजिए, हम मान लेते हैं n1, मान लीजिए, माना n1 बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें देखिए, यहाँ पर देखो, गुणा के रूप में जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी संख्याएं एक ही पद बोली जाती है, एक ही पद की संख्या बोली जाती है। प्लस और माइनस केवल उन पदों को डिवाइड करता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल को प्लस और माइनस से डिवाइड होता है। अगर मल्टीप्लाई दिया है या फिर डिवाइड दिया है तो वो एक ही पद की संख्या मानी जाएगी। तो इसमें एक पद ये हुआ, ये दूसरा पद हुआ। इन दोनों पदों में हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या? 13 यहाँ भी मिल रहा है, 13 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। चलिए, 13 हमने कॉमन लिया, तो जिसको कॉमन लेते मान लो उसका भाग दे देते या फिर उसको नहीं लिखते, ऐसा समझ लीजिए। तो 7 गुणे 11 बचा यहाँ पे प्लस, यहाँ 13 का भाग 13 में दिया तो क्या आ गया? 1। इसको हल कर लेते हैं तो 13 गुणे 11 सत्ते 77, 77 और 1 78। अगर इसको छोड़ दिया जाए, 78 है, 78 के तो भाई बहुत सारे गुणनखंड होंगे, ठीक है ना? 78 जो है 1 नहीं, 2 नहीं, कई संख्याओं से कटेगा। इससे ये साबित होता है कि यह संख्या भाज्य है, ठीक है। एक से ज़्यादा इसको काटने वाली संख्याएं मिल गई, इसका मतलब एक से ज़्यादा क्या भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया। n2 बराबर हो गया हमारा 7
गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। फिर हमने क्या बताया, जितनी भी गुणा के रूप की संख्या है सबको केवल एक ही पद बोला जाता है। प्लस और माइनस केवल पदों की संख्या को अलग करता है। तो यहाँ पे दूसरा पद 5 हो गया। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, दोनों पदों में 5 कॉमन है, तो 5 को हमने बाहर लिया। लिखा है यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। जितना गुणा वाला है सबको गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। देखिए 6 2 तिहाई 6 6 चौके 24 24 गुणे 7 6 42 24 गुणे 42 हम कर लेते हैं। देखिए कितना आता है, 2 चौक 8 2 दूनी 4 4 चौक 16 4 दूनी 8 1 9 8 6 4 10 1008 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1008 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 1009 हो गया 1009। अगर 1009 को भी देखा जाए तो यह भी कई संख्याओं से कट जाती है। तो क्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, ये भाज्य संख्या क्यों है, हमने आपको बता दिया है भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें एक को छोड़कर भाज्य 2 गुणनखंड है, एक से ज़्यादा गुणनखंड इसमें मिल जा रहे हैं, इसलिए यह भी भाज्य है और यह भी भाज्य, ये प्रूफ हो गया। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार, मान लीजिए इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान, मान लीजिए ए से दोनों चलना प्रारंभ, इधर चले चाहे इधर चले, मान लीजिए इधर चल रहे हैं। ठीक है ना, एक ही स्थान से और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब किसी को 18 मिनट लग रहा है तो किसी को 12 मिनट, यानी कि दोनों की जो स्पीड है वह दोनों की स्पीड समान नहीं है, यानी दोनों की स्पीड क्या है, समान नहीं है। इसलिए दोनों जो है थोड़ा लेट पर, क्या है 12 मिनट लगता है उसको एक चक्कर लगाने में, दूसरे को 18 मिनट। यानी कि अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है सोनिया को, क्या लिखेंगे हम, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कुल 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और रवि को एक चक्कर लगाने में कुल 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो अब पूछ रहा है कि दोनों एक ही दिशा और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से कितने समय बाद फिर वो मिलेंगे। तो देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई वृत्ताकार पथ है, उस पर 2 बच्चे जो है चल रहे हैं, किसी को उस पथ को पूरा करने में एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, दूसरे को 12 मिनट लग रहा है, तो वो लोग चलते जाएंगे, कितना मिनट तक वो चलेंगे कि एक ही स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके लिए हमको क्या निकाल देना पड़ता है, एलसीएम निकाल देना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम लेने पर हमको मालूम पड़ जाएगा कि वे कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, देखिए 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18 और 12 करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12। एलसीएम निकाल देते हैं हम, एलसीएम 18 और 12 का। देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसमें से एक नंबर लिखी जाती है। देखिए इन दोनों कॉमन है ना 3, यहाँ से एक 3 लिख दिया गया, और जो कॉमन नहीं होता है उनको भी लिख दिया जाता है, और 2 सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 6 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है, मिलेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। वैसे मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया लगभग वीडियो बनाए हुए। 1 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। किसी कारणवश बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया, पोस्ट भी नहीं किया, तो आज से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। कुछ त्रुटियाँ हुई हो अगर, तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और हमारे चैनल को, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए, अपनी राय दीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।